दो बड़ी बातें हैं जिनके बारे में शायद अभी बात नहीं हुई, बात होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, हम यहाँ कोई खुशी से इकट्ठा नहीं हुए। कई लोग कह रहे हैं, हमारी टीम के साथ भी कह रहे थे, बहुत सारे लोग हैं, बहुत भीड़ है, बारिश होने के बावजूद भी हजारों की संख्या में लोग आए हैं। ये कोई गर्व की बात नहीं है, ये शर्म की बात है कि गुजरात जैसे राज्य में इतने ज्यादा लोग कर्जे के कारण परेशान हैं। ये कोई गर्व करने का विषय नहीं है। और कई लोग कहते हैं कि साहब भीड़ आएगी, लोग आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं चाहता हूं एक दिन ऐसा हो इस ग्राउंड में एक भी व्यक्ति नजर ना आए, कर्जे के कारण एक भी व्यक्ति परेशान ना रहे, वो मेरी इच्छा है। मैं कोई नेता नहीं हूं, मुझे राजनीति नहीं करनी। अभी 2-3 दिन पहले कुछ घटनाएं ऐसी घटी, मैं नहीं चाहता कि उन घटनाओं का जिक्र किया जाए, क्योंकि अंत भला तो सब भला। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ ताकतें हैं जो नहीं चाहती हैं कि गुजरात की जनता कर्जे की दलदल से बाहर निकले। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। गुजरात की जनता है, बहुत समझदार है। सच्चाई यह है कि कुछ ताकतें चाहती हैं कि लोग मरते हो तो मरते रहें, लोग कर्जे के कारण आत्महत्या करते हो तो आत्महत्या करते रहें, लेकिन इस समस्या को, वो समस्या मानने को ही तैयार नहीं। और जब गुजरात के प्रभारी बैठे हैं राजेश्वर भाई, इन्होंने बताया सूरत की घटना। सूरत में एक व्यापारी था, अच्छा व्यापार करता था, 2-2.5 करोड़ रुपए महीने का व्यापार था उसका, और वो कर्जे की दलदल में ऐसा फंसा कि उसका घर भी चला गया, फैक्ट्री भी चली गई, और उसने परिवार के साथ आत्महत्या कर ली। सोचिए, जब कोई व्यक्ति मरता है, और खासकर से तब मरता है जब वो कर्जे की दलदल में फंस रहा होता है, उस पर क्या बीत रही होगी। वो व्यापारी जो अच्छा व्यापार कर रहा था, गलत जीएसटी लगा दिया गया, और गलत जीएसटी का उसका व्यापार तबाह हो गया। अपनी नजरों के सामने अपने व्यापार को मरते देखना, इससे बड़ा दर्द किसी व्यापारी के लिए नहीं हो सकता साहब। व्यापारी के लिए उसका व्यापार उसके बच्चे की तरह होता है, और अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरते देखना, ये दुख ऐसा है जो कहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए। और कई लोग कह रहे हैं, यहाँ प्रशासन के लोगों को मैंने धन्यवाद कहा, मैं कहूंगा और आप सब सुन रहे हैं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। आज अगर हम यहाँ हैं, मैं आपके बीच में खड़ा हूं, सही सलामत खड़ा हूं, तो इस प्रशासन की बदौलत है, वरना मैं यहाँ नहीं हो सकता, मैं यहाँ नहीं हो सकता। और वो बहुत सारे पुलिस वाले साथी हमारे साथ हैं, वो कहते हैं ना, ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है। कोई ये सोचता पुलिस किसी और के साथ है, नहीं, क्योंकि वो भी जानते हैं, मैं उनका दर्द भी समझता हूं। वो भी इंसान है, उस वर्दी के अंदर भी एक इंसान है, वो ये जानता है क्या सही है क्या गलत है, उन्हें मूर्ख नहीं बनाया जा सकता साहब। और जो अब्राहम लिंकन ने कहा था, यू कैन मेक फूल ऑफ समवन समटाइम्स, बट यू कैन नॉट मेक फूल ऑफ एवरीवन एवरी टाइम्स। कुछ लोगों को कभी कभी बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन हर किसी को हमेशा बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। उनके पास भी समस्या आ रही है। अभी मैं नाम तो नहीं लूंगा, पुलिस वाले साथी हमारे साथ, सब इंस्पेक्टर है, वो किसी ऑफिसर के साथ ड्यूटी पर है, रिकवरी वाला उनको परेशान कर रहा है, पुलिस वाले को। हाँ, क्यों? क्योंकि वो वर्दी के अंदर तो इंसान ही है। अच्छा, जब वो बताते हैं मैं किसी अधिकारी के साथ हूं, बताते हैं तो वो मान जाता है। रिकवरी वाला ज्यादा बदतमीजी नहीं करता, लेकिन वो इतने परेशान है, हमारे ऑफिस आए, उन्होंने अपनी समस्या बताई, और हमारी टीम ने जितना संभव हो सकता था उनकी मदद की। हमारी ये जो लड़ाई है, हर व्यक्ति को कर्जे की दलदल से बाहर निकालने की लड़ाई है, हमारे किसी नेता, किसी पार्टी, किसी संगठन के समर्थन या विरोध की लड़ाई नहीं। और मैंने खुले मन से कहा था, और आज इस मन से मैं बापू आपके सामने क्षमा चाहता हूं, अगर कुछ गुस्ताखी माफ हो जाए, इस मन से मैं कह रहा हूं, बापू आ गए, क्योंकि बापू ने वो अपील की कि इन बच्चों को परेशान किया जा रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं। बापू ने गुजरात की जनता का दर्द समझा। फिर भी मैं अपील कर रहा हूं, कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, आम आदमी पार्टी का हो, जिस नेता में दिल है, जो जनता की आवाज सुनना चाहता है, जो गुजरात की जनता को दलदल से बाहर निकालना चाहता है, अभी भी समय है, आ जाए, वरना कल ये मत कहना तुम्हें सत्ता से उखाड़ कर फेंक दिया गया चलता है। क्योंकि डेमोक्रेसी में, बाबा साहब अम्बेडकर के दिए गए संविधान में वो ताकत हमें भी है कि हम अगर किसी को सत्ता में बिठा सकते हैं तो सत्ता से उतार भी सकते हैं। ये सत्ता में बैठे लोग सत्ताधीश ये ना समझे कि परमानेंट मकान है साहब, ये सब किराएदार है, किराएदार।
सत्ता आती जाती रहती है। और जो राम मनोहर लोहिया साहब ने कहा था, सत्ता रोटियों की तरह होनी चाहिए, अलटती पलटती रहनी चाहिए, एक तरफ से रहे तो ज्यादा सीख जाती है। हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है। आए जो लोग आना चाहते आए, कोई पार्टी का नेता है। मैं इस मंच से वर्तमान मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूं, पूर्व मुख्यमंत्री हमारे बीच में है, वर्तमान मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूं, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, कहे तो दंडवत प्रणाम कर रहा हूं मुख्यमंत्री जी, गुजरात की जनता को कर्जे की दलदल से बचा लीजिए, गुजरात के लोगों को मरने से बचा लीजिए, गुजरात के व्यापारियों को मरने से बचा लीजिए, गुजरात की महिलाओं बेटों की इज्जत बचा लीजिए। मैं आपका दंडवत प्रणाम करने को तैयार हूं। मैं सबसे पहले आपका समर्थन करने को तैयार हूं, और मैं अपने लिए नहीं मांग रहा। मुझ पर कर्जा नहीं है, राजेश्वर जी पर कर्जा नहीं है, मेरी टीम के साथी बैठे हैं, किसी पर कर्जा नहीं है। और अगर तुम्हें लग रहा है मेरी कर्जा मुक्ति की लड़ाई है, मत माफ करना मेरा कर्जा यार, मत माफ करो। ये जो मंच पर बैठे हैं इनका तो माफ कर दो। और माफ नहीं कर सकती, मानो सरकार कहते हैं माफ नहीं कर सकते। वैसे तो मैंने समस्या भी बताई और समाधान भी बताया। बापू, इतना आसान समाधान, सरकार के ऊपर 1 रुपए का बर्डन नहीं पड़ेगा और पूरी गुजरात की जनता कर्जा मुक्त हो जाएगी। तो ले जाना है समाधान। तुम क्यों ले जाना? क्योंकि बैंक वाला, रिकवरी वाला, एनबीएफसी वाला तुमसे पूछेगा कैसे कर्जा माफ होगा। सबका कर्जा माफ हुआ तो भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। मुझ पर आरोप लगाएगा कि आप तो पूरा बैंकिंग सिस्टम को कोलैप्स कर देना चाहते हो, पूरी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देना चाहते हो। मैंने समस्या भी बताई और समाधान भी बताया। मैं वो व्यक्ति नहीं हूं को जो समस्या बताए और भाग जाए ना। मैं समाधान भी दे रहा हूं, आज भी इस मन से दे रहा हूं। अगर गुजरात के मुख्यमंत्री चाहें तो तुरंत गुजरात की जनता कर्जा मुक्त हो सकती है। और सजेशन देने में तो कोई बुराई नहीं है, किसी को सलाह तो दी जा सकती है। और मैं सबसे पहले उनका सम्मान करूंगा। अगर वे करें, कुछ ना करें, बस डिक्लेयर कर दें गुजरात में कोई भी व्यक्ति कर्जे के कारण आत्महत्या ना करे। बस इतना कर दे, इतना तो कर सकते हैं ना, इसमें तो पैसा नहीं लगता। बस इतना कह दें गुजरात में कोई भी व्यक्ति कर्जे के कारण आत्महत्या ना करे, और एक कोष बनाया जाए जिसका नाम कर्जा मुक्ति कोष रखा जाए। जैसे प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड होता है, प्रधानमंत्री आपदा रिलीफ फंड होता है, मुख्यमंत्री आपदा रिलीफ फंड होता है, ऐसे कोष बना दिया जाए, कर्जा मुक्ति कोष। मुख्यमंत्री के नाम से बना दो, प्रधानमंत्री के नाम से बना दो, वित्त मंत्री के नाम से बना दो, और उसमें सरकार को पैसा नहीं डालना। जो कर्जे के कारण परेशान हैं उन सबको बोलो 1000 रुपए उसमें डालो, और जो पैसा आएगा वो तुम्हारी कर्जा माफी के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, पूरा सदन हाथ उठा के बताए, अगर 1000 रुपए डालना हो कर्जा मुक्ति फंड में डाल दोगे? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के डाल दोगे? सुन ले सरकार, 1 रुपए का बर्डन नहीं पड़ेगा भारत सरकार पर। चाहे प्रधानमंत्री जी चाहे तो एक कोष बना सकते हैं, प्रधानमंत्री कर्जा मुक्ति कोष, और देश की जनता को बोले जो कर्जे में परेशान है 1000 रुपया महीना डालो, जो पैसा आएगा वो तुम्हारी कर्जा मुक्ति के लिए इस्तेमाल होगा। अब होगा कैसे? गुजरात में हमारा आंकड़ा है मोटे मोटे तौर पर 1 करोड़ लोग कर्जे के कारण परेशान है। अब सोचो 1 करोड़ लोगों का डेटा मैं तो इकट्ठा नहीं कर सकता। मेरे साथ तो 1.5 लाख लोग ही जुड़े, जिसमें से 10-15 हजार लोग यहाँ आ गए, बाकी लोग बारिश अलग कारण से नहीं आ पाए। कोई बात नहीं, हमने बुलाए इतने थे। अगर 1 करोड़ लोग 1000 रुपए महीना डालेंगे तो उस कोष में इकट्ठा होगा 1000 करोड़ रुपए। और बापू ने मुझसे पूछा था कि गुजरात के सभी लोगों को अगर कर्जा मुक्त करना हो तो कितना पैसा चाहिए? मैंने कहा था लगभग 1 लाख करोड़ रुपए चाहिए। तो कैलकुलेशन देखो, 1 करके 1000 रुपए, 1 करोड़ लोग डालेंगे महीने का, हर महीने आया 1000 करोड़। सरकार 5 साल के लिए होती है, यानी 60 महीने। 60 महीने में सरकार के पास आया 60,000 करोड़, यानी 60 महीने में 60% गुजरात की जनता पूरी तरह कर्जा मुक्त हो जाए। अगले 40 महीने में बाकी सारे हो जाएंगे, यानी केवल 10 साल के अंदर ही गुजरात का एक व्यापारी, एक नौकरी करने वाला पूरी तरह कर्जा मुक्त हो सकता है, और सरकार को 1 रुपए का बर्डन नहीं पड़ेगा। समस्या और समाधान दोनों दे रहा हूं। दूसरा, बैंकों के पास, एनबीएफसी कंपनियों के पास, इंश्योरेंस कंपनियों के पास अनक्लेम अमाउंट पड़ा होता है। ये अनक्लेम अमाउंट क्या होता है? मान लो आपके 2 बैंक अकाउंट है, आप एक यूज करो, दूसरा यूज नहीं कर रहे, तो दूसरे अकाउंट का पैसा अनक्लेम हो जाता है, क्योंकि 10 साल तक अगर आप कोई अकाउंट यूज ना करो अनक्लेम है।
बहुत सारे लोगों ने इंश्योरेंस कराया, लेकिन इंश्योरेंस का क्लेम नहीं लिया, बंदा एक्सपायर करके घर वालों को पता ही नहीं इंश्योरेंस उसका, या पॉलिसी लैप्स हो गई। ये सारा अमाउंट अनक्लेम होता है। वित्त मंत्री ने ही सदन में कहा है लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया अनक्लेम अमाउंट सरकार के पास पड़ा हुआ है। वो किसका? जनता का पैसा है। जनता का पैसा ही जनता की कर्जा मुक्ति में लगा दो, सरकार के ऊपर फिर से बर्डन नहीं पड़ेगा और फिर से जनता कर्जा मुक्त हो जाएगी। लेकिन समस्या क्या है? करना नहीं आता या करना नहीं चाहता। मुझे लगता है कुछ लोग सरकार में ऐसे बैठे हैं जो जानबूझकर सरकार को गिराना चाहते हैं, सरकार के खिलाफ नीतियां बनाना चाहते हैं, और वो सरकार को अच्छे काम नहीं करने देना चाहते। तो देश को एक ऐसा वित्त मंत्री चाहिए, केंद्रीय स्तर पर भी, राज्य स्तर पर भी ऐसा वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री हो जो निर्णय ले, और हम सारा क्रेडिट उनको देंगे। और जितने लोग भी बैठे हो, जो नेता तुम्हारी कर्जा मुक्ति की आवाज उठाएगा उसका साथ दोगे कि नहीं दोगे? ऐसे नहीं, हाथ उठा के साथ दोगे कि नहीं दोगे? उसकी पार्टी से तुम्हें फर्क पड़ता है? कौन सी पार्टी है? नेता नया के पुराना फर्क पड़ता है क्या? जो जनता की कर्जा मुक्ति की आवाज उठाएगा हम उसका साथ देंगे, और जो जनता की कर्जा मुक्ति की आवाज नहीं उठाएगा हम उसका साथ नहीं देंगे। ये सभी नेता सुन ले भाई, कल मत कहना मुझे किसी ने कहा कि ये तो राजनीतिक काम है। क्यों? क्योंकि मैं पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मैं नेताओं को ट्रेनिंग देने का काम करता हूं, तो ये तो राजनीति है। पहली बात तो मैंने किसी राजनीतिक पार्टी या संगठन से ना तो रजिस्ट्रेशन किया, ना चुनाव किया, ना मैंने किसी रजिस्ट्रेशन किसी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने का तय किया, और ना मुझे चुनाव लड़ना। लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते राजनीति है, बापू है, पॉलिटिशियन है तो राजनीति तो होगी, और भी कोई नेता है तो राजनीति हो जाएगी। मान लिया मैंने तुम्हारी बात सही है, अगर मानो मैं राजनीति ही कर रहा हूं तो मैं धर्म की राजनीति तो नहीं कर रहा, मैं जाति की राजनीति तो नहीं कर रहा, मैं बांटने की राजनीति तो नहीं कर रहा, मैं तो जनता की कर्जा मुक्ति की राजनीति कर रहा हूं। और अगर ये राजनीति करना अपराध है तो मैं इस अपराध के लिए फांसी चढ़ने को तैयार। और ये बात वही बोल सकता है जो जिस पर कोई दाग नहीं। मैंने दिल्ली के रामलीला मैदान में कार्यक्रम किया था, लाखों की संख्या में लोग आए थे। 8 अगस्त 2023 मेरा जन्मदिन था, भूख हड़ताल पर था। आपको पता है कि नहीं पता, आज सुबह से मैंने पानी की बूंद नहीं पी है, सिर्फ आप लोगों के लिए मैं भूखा प्यासा बैठा हूं। और मैंने अपनी टीम को भी कहा है मेरी टीम के साथ में भी पानी नहीं पिया। ऐसा नहीं, पी नहीं सकती, ये मेरे दिल की आवाज है, ये मेरी भावना है। अब दिल खोल के तो नहीं दिखा सकता ना भाई, मैं हनुमान जी तो नहीं हूं कि दिल चीर के दिखा दूं कि अंदर राम बसे हैं। मैं तो सिर्फ बता ही सकता हूं कि मेरे लिए कोई पार्टी, कोई नेता, कोई बुरा नहीं, कोई अच्छा नहीं, किसी से दोस्ती नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं, जो जनता के साथ मैं उसके साथ। इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट बात नहीं हो सकती साहब। और जिन लोगों ने भी मेरे साथियों ने बात कही, हम सबकी एक ही कोशिश है, कर्जे के कारण कोई व्यक्ति आत्महत्या ना करे बस। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, यहां देखो हजारों की संख्या में लोग बैठे हैं, आप सब लोग तय कर लो क्या मैं अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोस में किसी को भी कर्जे के कारण मरने नहीं दूंगा। कर सकते हो इतना? ऐसे नहीं हाथ उठा के, कर सकते हो बस। क्यों? क्योंकि चाहे तुम इस्लाम धर्म को मानते हो, हिंदू धर्म को मानते हो, क्रिश्चियनिटी को मानते हो, जैन धर्म को, बौद्ध को, किसी धर्म को नहीं मानते, हिंदू धर्म को मानो, जिसको भी मानो, इंसान के जीवन को बचाने से ज्यादा पुण्य का काम कोई नहीं होता साहब। और मैं और मेरी टीम, हमें गर्व है इस बात का, 2 लाख से ज्यादा लोगों को आत्महत्या करने से रोका है। आप बताइए, इस अपराध के लिए मुझे फांसी होनी चाहिए, क्या मुझे इनाम दिया जाना चाहिए? लेकिन मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है अलग अलग तरीके से। लेकिन मैं आज इस बात से कहना चाहता हूं, मैं अपने बच्चों को कुछ बोल कर आया था घर कि मैं जा रहा हूं, हो सकता है मैं वापस ना आ पाऊं, क्योंकि मुझे खतरे का अंदाजा है। वो शेर है ना कि मुझे खतरे का अंदाजा है लेकिन मेरे घर में दरवाजा नहीं है, तुम्हें खतरे का, तुम्हारे घर में दरवाजा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं। मुझे अंदाजा है खतरा कितना बड़ा है, मुझे मालूम है कि ये हो सकता है, ये मेरा आखिरी भाषण, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर देश की जनता के लिए घर से जब कफन बांधकर निकल गए,
तो धार क्या मझधार क्या फर्क पड़ता है यार, कितने दिन जिएंगे ये मैटर नहीं करता, जिए कैसे है ये मायने रखता है। और मैं आज आपके सामने वादा कर रहा हूं, मैं रहूं ना रहूं, एक ना एक दिन कर्जा मुक्ति कोष बनेगा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। सभी नेता सुन लें, जनता का कर्जा माफ, ऐसे नहीं जोश एनर्जी गांधीनगर तक आवाज जाए और दिल्ली तक जाए। मैं कहूंगा जनता का कर्जा माफ आप कहीं करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ, उधर से जनता का कर्जा माफ, इधर से जनता का कर्जा माफ, पीछे से जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। जो ये सोचते हैं कि वो हमें जाति धर्म में बांट देंगे, बगला देंगे, घुमा देंगे, अब वो सुन ले, ये होने वाला नहीं है। हमारी एक ही जाति है साहब, क्या जाति है? हम सब कर्जे वाले हैं। क्या जाति हमारी? कर्जे वाले। हमारा धर्म कौन सा है? हम सब कर्जे वाले हैं। और अगर तुमने जाति धर्म का एक भेद मिटा करके एक दूसरे का साथ देना शुरू कर दिया, तुम्हारे पड़ोस में जो भी बैठा है, जिस भी जाति जिस भी धर्म का है, उसे अपना भाई अपनी बहन मान लिया, समझ लीजिए देश सोने की चिड़िया बन जाएगा साहब। इस भेदभाव को मिटाना होगा। मुझे नहीं मालूम किसने देश में आग लगाई, कहां से ये भेदभाव शुरू हुआ, लेकिन कोई तो आगे आएगा जो इस भेदभाव को मिटाने का काम करेगा। और वो हम अपने अखलाक से, अपने व्यवहार से ही इसको बदल सकते हैं, और कुछ करके इसको बदला नहीं जा सकता। और आपने बहुत सारे कार्यक्रम देखे होंगे, बहुत सारी रैलियां देखी होंगी, इतने सभ्य लोग, इतने शांत बैठे लोग, प्रशासन को किसी को बोलना नहीं पड़ रहा है कि तुम यहां से हट जाओ, तुम ये हट जाओ। वॉलंटियर चुपचाप खड़े, वॉलंटियर को किसी को बोलना नहीं पड़ रहा तुम चुप हो जाओ। क्यों? क्योंकि ये परेशान लोग हैं, ये किस्मत के मारे लोग हैं, ये दुखी लोग हैं, ये सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, ये कोई ऐसी चीज नहीं मांग रहे जो दी नहीं जा सकती। और जब अमीरों की कर्जे की राहत दी जा सकती है, लाखों करोड़ रुपए लोन राइट ऑफ किया जा सकता है, अंडरराइट किया जा सकता है, उनको हेयर कट दिया जा सकता है, यही फैसिलिटी आम जनता को दे देगा। मैं कोई ऐसा तो नहीं मांग रहा ना कि कोई नया नियम लगा। आरबीआई के नियम के हिसाब से जो राहत मिल सकती है वो दे दो। जिसका लोन माफ हो सकता है माफ कर दो, जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं रहा। मैं गया महाराष्ट्र में, छोटे छोटे बच्चे, वाइफ हाउस वाइफ है, छोटे छोटे बच्चे और उसकी पत्नी, उन्हें घर से निकाल दिया गया क्योंकि हस्बैंड एक्सपायर हो गया, हाउसिंग लोन चल रहा था, कमाने वाला कोई नहीं बचा। अरे जिसके घर में, जिसके बच्चों के सर से पिता का साया चला गया, उसके सर से तुमने छतरी छीनी। ये तो हमारी इंसानियत है। और ये विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ये हजारों करोड़ रुपए लेके भाग जाते हैं, उनका तुम घर पर कब्जा नहीं करते, उनके बच्चों को नहीं पकड़ पाते तुम। है सुभाष चंद्र, जी न्यूज के मालिक, नाम सुना होगा सबने, जी न्यूज के मालिक के ऊपर 48,000 करोड़ रुपए का लोन था, 48,000 करोड़। और उसको बोला गया केवल 11,000 करोड़ जमा कराओ, 37,000 करोड़ रुपए का माफ कर दिया गया हेयर कट दे करके। और अभी हेयर कट हमें भी दे दो, बाल तो हम सबके भी हैं, यही वाला हेयर कट दे दो। और ऐसा तो नहीं सुभाष चंद्र को किसी और नियम से, जो नियम होगा ना तभी क्या होगा, उसी नियम से आम जनता को भी हेयर कट दे दो। मान लो तुम्हारे ऊपर 1 करोड़ का लोन चल रहा है और सरकार बोले कि तुम्हें 20 लाख भरना, 80 लाख माफ, मान जाओगे? कितने लोग मान जाओगे? आप खड़े करो, मान जाएंगे। ये थोड़ी कहने के सारा कर्जा माफ कर दो, ये थोड़ी कहने के बिना नियम के माफ कर दो। जिनका माफ कर सकते हो माफ कर दो, जिनका माफ नहीं कर सकते उन्हें 2 वर्ष का समय दो। और ये लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी। आज जब मैं यहाँ आया तो सबसे पहले क्योंकि सरदार पटेल जी की जयंती है, उन्हें नमन किया मैंने एयरपोर्ट पर, उनके स्टैचू पर जाकर नमन करके आया। फिर हम लोग गए साबरमती, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिनके कारण मैं यहाँ हूँ, तुम यहाँ हो। अगर वो नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होता, आप यहाँ नहीं होते। उस व्यक्ति ने, उस महान व्यक्ति ने एक ऐसी चीज संविधान के रूप में हमें दे दी, एक ऐसा महान ग्रंथ दे दिया जो सभी ग्रंथों से ऊपर है, जिसके कारण आज हम आजाद हवा में सांस ले पा रहे हैं। वरना कुछ लोग चाहे तो शायद ये भी ना हो पाए। फिर मैं बापू महात्मा गांधी के उनके आश्रम पर गया, वहां जाकर के उनको नमन किया। फिर मैं आपके बीच में आया। मेरी कई लोग पूछते हैं क्या आइडियोलॉजी है, क्या विचारधारा है। मेरी तो एक ही विचारधारा है, जनता की कर्जा मुक्ति की विचारधारा। जो विचारधारा इसका समर्थन कर देगी, मैं उसका समर्थन कर दूंगा। 20 साल 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 20 साल
हम कोई राइट विंग नहीं, हम कोई लेफ्ट विंग नहीं, हम इधर के नहीं उधर के नहीं है, जहां तुम कहो हम उधर के हम तो तुम्हारे साथ है, जनता के साथ है, जनता के साथ रहेंगे। और अभी आज चूंकि बारिश भी हो गई, कार्यक्रम में आप देख रहे हो थोड़ी दुविधा हुई, फिर भी आप इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, यही मानिए आप सबका मेरे ऊपर व्यक्तिगत एहसान है। आप ऐसे कितने लोग मुझे सुनते हैं फेसबुक यूट्यूब पर, अरे खुदा सदन सुनता है, जो लोग कहते हैं सोशल मीडिया की ताकत, बापू ये है सोशल मीडिया की ताकत, ये है फेसबुक यूट्यूब की ताकत कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को जो उनकी भाषा भी नहीं बोल सकता, मैं गुजराती समझ लेता हूं, बोलनी नहीं आती, लेकिन इतने इतने गुजरात के साथियों को, इतने पूरे देश के लोगों को जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया, ये सोशल मीडिया की ताकत है। और मैं आपकी आवाज उठाता रहूंगा, आपकी लड़ाई लड़ता रहूंगा, मरते दम तक लड़ता रहूंगा। मेरे जीवन का केवल एक ही उद्देश्य बचा है, जनता की कर्जा मुक्ति। जब तक एक एक नागरिक कर्जा मुक्त नहीं हो जाता है, तब तक मैं रुकने वाला नहीं। लेकिन मैं ये भी बता देता था, तो कई लोग कहते साहब कितना समय लगेगा, मैं मुझे नहीं पता कितना समय लगेगा, मैं तो तुम्हारी आवाज उठा सकता हूं। और अब बापू आ गए, बापू ने बोल दिया कल कि भैया अगर किसी ने गलत रिकवरी करी, किसी ने आरबीआई के नियमों को फॉलो नहीं किया, तो उसका वो हर्ष करेंगे, दोबारा जीवन में रिकवरी करने लायक नहीं रहेगा। कहां से रिकवरी करेंगे तो हम कहा जाएगा। और अब क्योंकि बापू हम सबके साथ है, तो आप सब भी बोल सकते हो भाई बापू से बात कर जा करके, और कर्जा मुक्ति के प्रमाण पत्र भी हम कोशिश करें गुजरात वालों को जो मिले उसमें बापू के साइन हो जाए, बापू के हाथ से मिल जाए तो और ताकत बढ़ जाएगी, ताकि कोई बैंक वाला कोई रिजर्व वाला आपको परेशान नहीं कर पाए। तैयार है? बापू का साथ देने के तैयार है? ऐसे नहीं तो तैयार है? हाँ बापू तुम संघर्ष करो, बापू तुम संघर्ष करो। बापू अब आपकी जिम्मेदारी है, ये मंच आपके सुपुर्द है। 4 लाइनें कह रहा हूं बापू के लिए भी, वो जो सत्ता में बैठे उनके लिए भी, जो देश के लिए मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, वो कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। पता नहीं देश में किसने आग लगाई, मुझे तो नहीं पता, लेकिन जो आग लगा दी गई है, जो धर्म जाति का जहर खोल दिया गया है, यकीन मानिए इसको ठीक होने में बहुत समय लगने वाला है। जो काम 10 साल में देश को पीछे ले जाने का किया गया, बांटने का किया गया, उस खाई को हमें भरना भी है। हमें दिलों को जोड़ना है, केवल हाथ नहीं मिलाने, दिल मिलाने हैं, एक दूसरे की मदद करनी है। और मैं कभी जाति धर्म का भेदभाव नहीं करता। आपने देखा भी होगा, मेरे लिए कोई जाति महत्वपूर्ण नहीं, कोई धर्म महत्वपूर्ण नहीं, मेरे लिए इंसानियत सबसे बड़ा धर्म। तो 4 लाइनें जो मैं अक्सर अपने देश के बारे में बोलता हूँ, जो मुझे पसंद है। बैसाखियों पर चलकर भी महान क्यों है, बैसाखियों पर चलकर भी महान क्यों है, और जो हमको बांटता है वो हुक्मरान क्यों है। हुक्मरान मतलब सत्ताधीश, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो बांटने का काम करें, ऐसे के बारे में, जो बांटने का काम नहीं करते उनके लिए नहीं। बैसाखियों पर चलकर भी महान क्यों है, जो हमको बांटता है वो हुक्मरान क्यों है। और अमेरिका, चीन, पाकिस्तान सब इसी सोच में पड़े हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान क्यों है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान क्यों है। जय हिंद, जय भारत। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की। ऐसा नहीं, पूरा सदन, किसी के हाथ बंधे नहीं रहने चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। आपके बीच में आदरणीय बापू, उनका स्वागत करते हैं हम लोग, और खड़े होकर के स्वागत करेंगे बापू का। जोरदार तालियां बापू के लिए। बापू हमारा समर्थन कर रहे हैं। बापू बहुत